नई बहू का जादुई सोने का लहंगा। मुस्कान, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम तो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए गई थी। हाँ माँ, लेकिन मुझे कोई लहंगा पसंद ही नहीं आया। अब शादी में क्या पहनूंगी? तू परेशान मत हो, मेरे साथ चल, मैं तुझे लहंगा देती हूँ। कुछ ही दिनों में मुस्कान की शादी होने वाली थी, लेकिन मुस्कान को अभी तक अपना मनपसंद का लहंगा नहीं मिला था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। माँ, ये लहंगा तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपनी बेटी के पूछने पर हेमा उससे इस लहंगे के बारे में बताती है। कितनी गर्मी हो गई है आजकल। बेटा, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी भूख के मारे हालत खराब हो रही है। कुछ खाने को दे दो। हेमा से उस बूढ़े बाबा की भूख नहीं देखी जा रही होती, जिस वजह से वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर उस बाबा को दे देती है। बेटा, तेरा भला हो, तूने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुझे खुश रखे। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये लहंगा है। तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। उस बूढ़े बाबा के कहने पर हेमा वो लहंगा रख लेती है, जिसके बाद हेमा वहाँ से चली जाती है। हेमा के जाते ही वो बूढ़े बाबा भी अचानक गायब हो जाता है। ये सारी बात सुनकर मुस्कान कहती है, माँ, मेरे लहंगे की तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुकी है। अब तो मैं अपनी शादी में यही लहंगा पहनूंगी। देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर मुस्कान की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अनीता, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। तेरे तो भाग्य खुल गए इतनी सुंदर बहू को पाकर। भाग्य मेरे नहीं, भाग्य तो मेरी बहू के खुले हैं, मेरे लड़के से शादी करके। मेरा लड़का क्या किसी हीरे से कम है क्या? ऊपर से हमने इसकी माँ से कोई दहेज में नहीं लिया कुछ भी। जो दिया है इसकी माँ ने खुद ही दिया है। हाँ हाँ, बस बस, अब क्या बहू को ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी या इसका गृह प्रवेश भी करोगी? अनीता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मुस्कान, जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल ले और हम सब के लिए मस्त एक गर्मा गर्म चाय बना दे। अनीता, ये कैसी बातें कर रही है? नई नवेली बहू से चाय बनवा रही है? हाँ माँ, काकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो भाभी ठीक तरीके से घर में आई भी नहीं है और आप तो अभी से ही जोरू के गुलाम बन गए। सोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बात करने का तरीका भूल गई हो क्या बड़ों से? इस पर क्यों चिल्ला रहा है? सोनिका ठीक तो कह रही है, बन तो गया है तू जोरू का गुलाम, तभी तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। अपनी सास और ननंद का ऐसा बर्ताव देखकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि अब जो है यही है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। मुस्कान जल्दी से अपने कपड़े बदल कर रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। काहे की अच्छी? इससे अच्छी चाय मेरी सोनिका बना लेती है। ढंग से ना दूध है न पकाई है। लगता है तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी ढंग से नहीं सिखाया है। अब तो सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अनीता की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनीता और उसकी सोनिका मुस्कान को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। वो घर का सारा काम मुस्कान से ही कराते और उससे हमेशा ताने दिया करते, जिस वजह से मुस्कान बहुत परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, ये तुमने मेरी कैसे घर में शादी करा दी? हमेशा मुझे ताने दिए जाते हैं। मैं इस घर में जरा भी खुश नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ माँ? मुस्कान इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी अलमारी में से खटखट की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी अलमारी खोलती है। मुस्कान की अलमारी खोलते ही उसका शादी का लहंगा हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर मुस्कान हैरान हो जाती है। ये तो मेरी शादी का लहंगा है, लेकिन लहंगा सोने का कैसे बन गया और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? उस जादुई सोने के लहंगे से एक सफेद रोशनी आती है और वो लहंगा बहुत तेज चमकता है और तभी उस लहंगे से आवाज आती है। मैं जादुई सोने का लहंगा हूँ। जो भी तुम मुझसे मांगोगे वो चीज मैं पूरी कर दूंगा। जादुई सोने के लहंगे की बात सुनकर मुस्कान बहुत हैरान हो जाती है। मुस्कान उससे कुछ खाने के लिए फल मांगती है। मुस्कान के बोलते ही वो लहंगा अपने जादू से फल ला देता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद मुस्कान घर के सारे कामों में उस लहंगे की मदद लिया करती और उसकी मदद से पल भर में घर का सारा काम कर देती है। हे भगवान, इतने बर्तन
अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। ओ महारानी, खड़े खड़े क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, इसे कौन करेगा? तेरी माँ? नहीं माँ जी, मैं बस करने ही जा रही थी। बहुत सुने हैं ऐसे बहाने। मैं थोड़ी देर में आऊंगी, जब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? वरना तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कान परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करेगी, कि तभी उसे अपना जादुई लहंगा सोने का याद आता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी से अपनी सोने का जादुई लहंगा निकालती है। ए जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा करो जिससे झटपट सारा काम हो जाए। मुस्कान के इतना बोलते ही लहंगे में से दोबारा वही सफेद रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सारे बर्तन और कपड़े अपने आप धुल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सोने के लहंगे। अगर आज ये लहंगा मेरे पास नहीं होता तो ना जाने ये सारा काम कैसे हो पाता। मेरी सास तो मुझे मार ही देती। मुस्कान ऐसे ही हमेशा अपने जादुई सोने के लहंगे की मदद से अपने सारे काम कर लिया करती थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात। आज हम इस घर में अपना हाथ साफ करेंगे। देख तो जरा, घर की खिड़की भी खुली है, लगता है हमारे लिए ही खोल रखी है। हाँ बिरजू, चल अब जल्दी कर, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा। दोनों चोर उस खुली खिड़की की मदद से अनीता के घर आ जाते हैं। वो अनीता के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है। वो दोनों बड़ी सफाई से तिजोरी को खोलते हैं और सारा का सारा सोना और पैसा अपने बैग में रख लेते हैं कि तभी उनकी आवाज से अनीता उठ जाती है। चोर, चोर बचाओ, बचाओ, चोर। अनीता की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान, समीर और सोनिका उसके कमरे में आ जाते हैं। टप्पू, इस बुढ़िया का मुंह बंद कर, वरना ये बुढ़िया अपने शोर से पूरे गांव को जगा देगी। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। समीर के ऐसा बोलते ही बिरजू बहुत बड़ा चाकू निकालता है और अनीता के गले पर रख देता है, जिसे देखकर सारा परिवार डर जाता है। छोड़ दो मेरी माँ को, तुम्हें जो ले जाना है तुम वो ले जाओ। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी सास को कैसे बचाए, कि तभी वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपनी जादुई सोने के लहंगे को अपनी सास के कमरे में ले आती है और लहंगे से कहती है, ये जादुई सोने के लहंगे, कुछ ऐसा कमाल दिखाओ और इन चोरों से मेरी सास को बचाओ। मुस्कान के इतना बोलते ही उस जादुई सोने के लहंगे से एक रस्सी निकलती है और वो रस्सी अपने आप उन दोनों चोरों को बांध देती है। समीर फौरन ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उन दोनों चोर को ले जाती है। मुस्कान की बहादुरी देखकर अनीता और सोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। अगर आज तू ना होती तो मेरी जान नहीं बच पाती। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं माँ जी, और ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है। आज जो भी कुछ हुआ है इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से ही हो पाया है। अगर ये जादुई सोने का लहंगा न होता तो शायद मैं कुछ भी न कर पाती। मुस्कान जादुई सोने के लहंगे की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता देती है, जिसके बाद मुस्कान उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से हर जरूरतमंद की मदद किया करती थी। चारों तरफ चिलचिलाती गर्मी थी। गोविंद अपने गरीब परिवार के साथ टूटे फूटे पाइपलाइन में बैठा हुआ था। सभी पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। तभी पसीने से तरबतर आरव भीगी आंखों से रोते हुए कहता है, माँ, हमें और कितने दिन तक इस पाइपलाइन में रहना पड़ेगा? यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ एक पंखा भी नहीं है। हम अपने घर कब जाएंगे? बोलो ना माँ। आरव की बात सुनकर गोविंद और जानवी एक दूसरे को आंसू भरी आंखों से देखने लगते हैं। तभी सूट बूट पहना हुआ एक अमीर पिता अपने बेटे को लेकर गाड़ी की तरफ जाता है। उसके हाथों में ठंडी आइसक्रीम होती है। डैडी, ये आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस है। मुझे और आइसक्रीम खानी है और पेस्ट्री भी, और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। ठीक है रोमिल बेटा, मगर पहले तुम गाड़ी में बैठ जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ वहीं पर। पिताजी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है और पेस्ट्री भी। आराध्या बेटी, तुम्हारे पिताजी के पास अभी पैसे नहीं हैं। आराध्या बेटी, तुम्हें बताया था ना, हम सभी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम आइसक्रीम पेस्ट्री नहीं खा सकते। ये सुनकर आराध्या चिढ़कर कहती है, झूठ झूठ झूठ,
आप दोनों और दादी माँ हमें झूठ बोल रहे हो। ये कोई गेम नहीं है, बल्कि हम गरीब हो गए हैं। आखिर क्यों आराध्या अपने माता पिता को झूठा ठहरा रही है? क्या गोविंद और उसका परिवार हमेशा से गरीब है? आखिर क्यों उसे अपने परिवार के साथ पाइपलाइन में रहना पड़ रहा है? ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। जानवी, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा, ब्रेकफास्ट करते जाओ, बाहर कितनी गर्मी है। गोविंद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है और दोपहर में जानवी के दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं। गोविंद एक जिला कलेक्टर था। उसका घर हर तरह से सुखद संपन्नता से भरपूर था। उसके दोनों बच्चे आराध्या और आरव हाई स्कूल में पढ़ते थे। मम्मी, हम घर आ गए। तुम दोनों तो पूरी तरह से पसीने से भीग गए हो। जानवी अपने दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर एसी ऑन कर देती है और थोड़ी ही देर में उन्हें ठंडा जूस लाकर देती है। आराध्य, आरव, ये लो ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पी लो। थोड़ी देर में गोविंद दफ्तर पहुंचता है, जहां गोपी नाम का एक गरीब रोते हुए उसे अपनी अर्जी सुनाता है। नमस्ते साहब जी। कहिए काका, क्या समस्या है आपकी और आपको इतनी चोट कैसे लगी? ये सब गजेंद्र ने किया है। ये मुझ एक का नहीं बल्कि मुझ जैसे हजारों किसानों का यही हाल है। गजेंद्र रोज हमारे गांव में गुंडागर्दी करता है। हम गरीब किसान गर्मी में हड्डियां गलाकर पसीना खून बहाकर फसल बोते हैं, मगर वो हमारे खेत में पानी नहीं पहुंचने देता और आवाज उठाने पर गुंडागर्दी दिखाता है और हमारे बहू बेटियों को भी छेड़ता है। ये सुनकर गोविंद का खून खौल उठता है और वो कहता है, काका आप चिंता मत कीजिए, कल तक आपका गांव गजेंद्र के खौफ से रिहा होगा। अपनी सच्चाई और वफादारी से गोविंद गजेंद्र को जेल पहुंचा देता है, जहां गजेंद्र गोविंद को धमकाता है। गजेंद्र से पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया कलेक्टर। 2 दिन में इस हवालात से बाहर निकल आऊंगा। देख फिर क्या करता हूं मैं। जब तक मैं यहाँ कलेक्टर हूँ इसी तरह से जेल में सड़ता रहेगा तू। बदले की आग में धधकता हुआ गजेंद्र झूठे दाव पेच लगाकर वफादार गोविंद को घूसखोरी में फंसा देता है, जिससे उसकी नौकरी छिन जाती है और गोविंद और उसके परिवार के सर से छत भी छिन जाती है। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने कलेक्टर होने पर। बड़ा आया था गरीबों का मसीहा बनने के लिए, हैं? अब देख तेरे किए की सजा तेरा परिवार भी भुगत रहा है। ना नौकरी रही और ना सर पर छत। आया बड़ा कलेक्टर बनने। गोविंद, बेटा कौन था ये गुंडा? गोविंद अपनी माँ कौशल्या को सारी बात बताता है। तभी आराध्या और आरव कहते हैं, माँ, पिताजी, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं। घर जाने की बात पर जानवी मन ही मन घुटते हुए अपने बच्चों से कहती है, आराध्या, आरव, हम सभी एक गेम खेलने जा रहे हैं जिसमें हमें गरीब की जिंदगी जीनी होगी। इसके बाद गोविंद अपने गरीब भूखे प्यासे परिवार के साथ कड़ी धूप में इधर उधर भटकता है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई, मुझे नई चप्पल दिला दो। बेटा, अब हम गरीब हैं, हमारे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं। चप्पल टूट जाने के बाद बेचारी बच्ची को तपती धूप में सड़क पर बिना चप्पल के ही चलना पड़ता है, जिससे आराध्या के पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो दर्द से छटपटाने लगती है। माँ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मुझसे और चला नहीं जाएगा। माँ, मुझे भी चक्कर आ रहा है और भूख भी लगी है। दोनों गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर कड़ी गर्मी में चलते जाते हैं। वहीं कौशल्या अपनी साड़ी से पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ती है। तभी गरीब कौशल्या की नजर एक टूटे फूटे पाइपलाइन पर पड़ जाती है। गोविंद बेटा, देखो सामने एक पाइपलाइन है, वहीं चलते हैं। गोविंद अपने गरीब परिवार के साथ पाइपलाइन में आ जाता है, जहां चारों तरफ कूड़ा कचरा बिखरा होता है। माँ, यहाँ तो गंदगी है, बहुत ज्यादा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे माँ? बच्चों, हम इस जगह को साफ सुथरा कर देंगे, फिर ये हमारे रहने लायक हो जाएगी। कौशल्या और जानवी उस जगह को साफ कर देते हैं और कचरे में पड़ा फटा चिटा तिरपाल गाड़ देते हैं, जिसके बाद गरीब बहू मिट्टी से एक चूल्हा बना लेती है और तब से लेकर आज तक गोविंद का परिवार उसी गर्मी में उस पाइपलाइन में अपना गुजारा कर रहा है। माँ, आखिर क्या गलती थी मेरी? मैंने तो बस गरीबों की मदद करनी ही चाहिए थी। मेरी वफादारी और मेरी सच्चाई के कारण मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को कैसे नजर लग गई। आज मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बीवी, मेरे बच्चे इस गरीबी और गर्मी में जी रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रख बेटा, उसके घर देर है, अंधेर नहीं।
ऐसे ही वक्त गुजरता है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण गोविंद भीख मांगकर अपने परिवार का पेट भरता है। माँ, पिताजी खाना लेकर कब आएंगे? बहुत भूख लगी है। लो बच्चों, मैं खाना ले आया। गोविंद के हाथों में खाना देखकर दोनों बच्चे भूख भरी आंखों से रोटी की तरफ लपक पड़ते हैं और जल्दी जल्दी रोटी काट काट कर खाने लगते हैं। इसी तरह गर्मी की मार झेलते हुए उस गरीब परिवार का एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। धीरे धीरे गर्मी के बढ़ते तापमान से गरीब गोविंद का परिवार झुलसने लगता है और उनके हाथ पैरों पर बड़े बड़े दाने और घमोरियां निकल आती है। अब कौशल्या की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। बहू, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दम घुट रहा है। अजी माजी का शरीर तो बुखार से तप रहा है। माजी को दवाई देनी होगी, मगर हमारे पास ना तो खाना है और ना ही दवाई। जानवी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। गरीबी से लाचार गोविंद आंखों में आंसू लिए भारी गर्मी में सड़क से गुजर रहे अमीर लोगों की गाड़ियों के आगे रुकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर उसे कोई मदद नहीं मिलती और आखिरकार गरीबी और गर्मी से कौशल्या की मौत हो जाती है। उस रोज गोविंद के परिवार में रोना पीटना होता है, जिसके बाद गोविंद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। जानवी, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैंने माँ को तो खो दिया, अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं काम की तलाश करने जा रहा हूँ। गोविंद काम की तलाश के लिए निकल जाता है और परिवार के हाथों मजबूर लाचार होकर सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करने लगता है। वो रोज कड़ी धूप में पसीने से नहाकर सड़कों पर झाड़ू लगाकर किराए का एक घर ले लेता है और वहीं जानवी भी कपड़े सिलने का काम करने लगती है और फिर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक पंखा खरीद लेते हैं। आखिरकार गोविंद कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को गर्मी के कहर से बचा लेता है, मगर अपनी माँ को खोने का गम आज भी उस गरीब बेटे के दिल में बसा हुआ है।